अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद दिस टॉपिक दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। कल वाली क्लास में मैंने आप लोग को ये ब्रीफ कर दिया था कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। इट्स ए पॉलीमेरिक सब्सटेंस। इसका मोनोमर बता दिया था, ये बता दिया था किन किन चीज़ों से मिलकर कंपोज होता है। कॉम्पोजिशन पे बात कर ली थी। कॉम्पोजिशन के दो एलिमेंट्स जिसमें एक थी राइबोस शुगर, वो बता दिया था दो किस्म की होती हैं, या तो डीऑक्सी होगी या फिर ऑक्सी होगी। और फिर ये कह के कि 4 किस्म के नाइट्रोजनस बेसेस हैं, प्लेस कितने कर दिए थे? 5। तो आज हम लोग एक तो ये समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड को क्लासिफाई किस तरीके से किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा आज वाली क्लास में, इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर गौर करना है। दूसरी ये चीज़ कि वो 5 नाइट्रोजनस बेसेस वाला फैक्ट क्या है, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस करना है। मगर सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान देना है ना, कि हम लोग न्यूक्लिक एसिड को अभी फॉर्म कैसे करेंगे। कॉम्पोजिशन तो देख ली, मगर अभी ये देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड किस तरीके से हो पाएगी, बनाएंगे न्यूक्लिक एसिड को किस तरीके से। तो फॉर्मेशन में कॉम्पोजिशन आप लोगों को मालूम है, फॉर्मेशन करने के लिए मेरे पास कॉम्पोजिशन में 3 चीज़ें रिकॉल कर रहा हूँ। पहली चीज़ थी राइबोस शुगर, दूसरी चीज़ था फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक बॉन्ड, तीसरी चीज़ थी नाइट्रोजनस बेस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं बाइंड कर दूँगा राइबोस शुगर को। आई विल बाइंड दिस राइबोस शुगर विद नाइट्रोजनस बेसिस। इन दो चीज़ों को यूनाइट कर दो, राइबोस शुगर को जिसको 5 कार्बन वाली शुगर या पेंटोस शुगर भी कहा जाता है, इसको बाइंड करो विद नाइट्रोजनस बेसिस। 2 चीज़ें मैंने यूटिलाइज कर ली कॉम्पोजिशन में से। इन दोनों को कंबाइन करने पर जो एलिमेंट मुझे मिलेगा ना, वो मुझे मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। जो एलिमेंट मुझे इनकी कॉम्पोजिशन पे यूनियन पे मिलेगा दैट इज़ न्यूक्लियोसाइड। यानी न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए मुझे राइबोस शुगर को यूनाइट करना है विद नाइट्रोजनस बेस। कॉम्पोजिशन बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन में बड़े ध्यान देना। पहले मैंने राइबोस शुगर को जोड़ा विद नाइट्रोजनस बेस, मुझे मिल गया न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में मैं एडअप कर रहा हूँ फॉस्फोरस बॉन्डिंग्स। इसमें मैं एडअप कर रहा हूँ फॉस्फोरस बॉन्ड्स। फॉस्फोरस बॉन्ड्स कह लूँ, या आई कैन इवन से फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस बॉन्ड या फिर फॉस्फोरिक एसिड। कैमरे के पीछे रेसलिंग चल रही है, जैसे अमूमन क्लास में भी होता है। टीचर बोर्ड की तरफ को मुड़ता है तो पीछे बच्चे रेसलिंग कर रहे होते हैं, तो फिलहाल भी कैमरे के पीछे क्लास में रेसलिंग चल रही है। होता रहता है ऐसा, क्लास तो क्लास है, क्लास का माहौल तो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो इस न्यूक्लियोसाइड में यूनाइट किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस बॉन्ड। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। फिर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ना, उसे क्या बोल दिया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तीनों एलिमेंट्स जो न्यूक्लिक एसिड की कॉम्पोजिशन में मैंने ब्रीफ किए थे, देखो मैंने यूटिलाइज कर लिया है। राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरस बॉन्डिंग। अब मुझे क्या मिल गया? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, मैं इसे कहूँगा मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये है मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब याद करो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या था। ये वो एलिमेंट था जिसको मैंने कहा था मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखो मोनोन्यूक्लियोटाइड ऐसा ही था। अब मैं इन बहुत सारे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को यूनाइट करूँगा। जब इनको मैं यूनाइट किए चला जाऊँगा, यानी न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइड्स एडअप किए चला जाऊँ,
इनमें बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड ऐडअप करूँ, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स ऐडअप करूँ, तो जब मैं न्यूक्लियोटाइड्स ऐडअप किए चला जाऊँगा, एक से ज़्यादा इनको बढ़ाऊँगा, तो ये हो जाएंगे पॉली स्ट्रक्चर्स, और पॉली स्ट्रक्चर पे मुझे क्या मिल जाएगा, न्यूक्लिक एसिड। ऐसे बना है न्यूक्लिक एसिड। कैसे फॉर्मेशन इसकी आई है? इसकी फॉर्मेशन में आपको पहले चाहिए थी 3 चीज़ें, फॉस्फोरस, राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस। क्यों मैं बार बार दोहरा रहा हूँ? कल मैंने लेक्चर स्टार्ट करते हुए बोला तो थोड़ा सा तंग करेगा टॉपिक, थोड़ा सा टिपिकल है, मगर जब ऐसे रिव्यू किए चले जाओगे ना, रिव्यू किए चले जाओगे, टॉपिक बड़ा आसान सा है, बड़ी जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। तो 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी, राइबोस शुगर चाहिए थी, आपको नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए थे, और आपको चाहिए थी फॉस्फोरस बॉन्डिंग्स। अब मैंने पहले राइबोस शुगर को नाइट्रोजनस बेसिस के साथ यूनाइट किया, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। फिर इस न्यूक्लियोसाइड में क्या ऐडअप कर दिया, फॉस्फोरस बॉन्डिंग्स, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, एक एलिमेंट को मोनो कहते हैं, तो बन गया मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब मैं उसके अंदर और मोनोन्यूक्लियोटाइड ऐडअप कर दूँ, सेकेंड ऐड करूँ, थर्ड ऐड करूँ, फोर्थ ऐड करूँ, इन्फिनिटी पे चला जाऊँ, तो ये पॉली स्ट्रक्चर्स हो गए। जब पॉली स्ट्रक्चर्स हो गए तो मैं उसे क्या बोलूँगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बुक्स में आओ, बुक में पेज नंबर 33, निकालिए पेज नंबर 33। इसमें देखो लिखा हुआ है, पेज 33 में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप, नाइट्रोजनस बेस कंबाइंस विद पेंटोस शुगर। तो ये मैंने कंबाइन किया था, राइबोस शुगर। कल मैंने लेक्चर के एंड में आखिर में इसका एक और नाम भी लिखा था, राइबोस शुगर करके। तो उस वक्त मैंने कहा था राइबोस शुगर भी कह सकते हैं और पेंटोस शुगर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। राइबोस भी 5 कार्बन वाली होती है, पेंटोस भी 5 कार्बन होता है। तो इसको यूनाइट किया, आगे लिख रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस कंबाइंस विद पेंटोस शुगर एट इट्स फर्स्ट कार्बन टू फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। तो मैंने जो सब्सटेंस बनाया दैट इज न्यूक्लियोसाइड। आगे देखो, एट द सेकंड स्टेप द फॉस्फोरिक एसिड कंबाइंस विद 5th कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। तो पहले फर्स्ट कार्बन पे कॉम्बिनेशन आया, फिर कौन से कार्बन पे आया, 5th। अब ये क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट कार्बन 5th कार्बन, ये चीज़ बड़ी अहम है। कल मैंने एक चेन आप लोग को शो की थी, तो राइबोस शुगर है ना, राइबोस 5 कार्बन है, तो ये मैंने 5 कार्बन की चेन शो कर दी। 5 कार्बन की मुझे एक चेन शो करनी है। अब ये 5 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि बात क्लियर हो जाए। ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 1 इज दिस, 2 3 4 5, 5 कार्बन वाली राइबोस शुगर हो गई। पहला जो यूनियन आया था वो यहाँ आया था एट कार्बन नंबर 1, तो बना था न्यूक्लियोसाइड। दूसरा जो यूनियन आया है वो आया एट कार्बन नंबर 5, तो जब कार्बन नंबर 5 के ऊपर यूनियन आया तो बना न्यूक्लियोटाइड। ऐसा हो रहा है, फर्स्ट टाइम में जो बाइंडिंग आई है वो इधर आई है, सेकेंड टाइम में जो बाइंडिंग आई है वो इधर आई है, यानी यहाँ पर बाइंडिंग्स नहीं आई, 2 जगह बाइंडिंग्स आई हैं, तो बन गया मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो जब हम लोग न्यूक्लिक एसिड को क्लासिफाई करते हैं ना, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में जो पहली क्लासिफिकेशन है वो यही है। पहली क्लासिफिकेशन है मोनोन्यूक्लियोटाइड। जैसे कि मैंने प्रोटीन वाले लेक्चर में भी आखिर में कहा था, अगर सिंगल प्रोटीन होता है तो उसको मोनोपेप्टाइड कहते हैं, 2 प्रोटीन्स होते हैं तो उसको डाइपेप्टाइड कह देते हैं, बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसको पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं। तो ऐसे ही अगर सिंगल एलिमेंट होगा न्यूक्लिक एसिड का तो उससे क्या बोल देंगे, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। बुक्स में हेल्प आउट लो फ्रॉम पेज 34, पेज 34 पर आ जाओ। पेज 34 पर लाइन नंबर 2 नहीं, लाइन नंबर 1 की स्टार्टिंग से रीड कर रहा हूँ, यहाँ से रीड करता हूँ। देर आर नॉट, दीज आर नॉट दी पार्ट ऑफ, मिल गया।
यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, पेज 34 लाइन नंबर 1। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ डीएनए और आरएनए, सम ऑफ दीज हैव एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स, एग्जाम्पल्स मार्क करो। एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे लिखते हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज़ अन अनस्टेबल मॉलिक्यूल एंड कैरीज एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन द सेल। ये एटीपी की बात हो रही है। कह रहे हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड की जो एग्जाम्पल है, मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल में आ जाता है एटीपी, और एटीपी जो है ये एक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल होता है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है दैट कैरीज एनर्जी, ये एक एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है। इसका हमेशा काम होता है एनर्जी को ट्रैवल कराना। इट्स एन एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल। मगर स्टार्टिंग में उन्होंने एक बात बोली है कि जो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं ना, इनकी एग्जाम्पल्स में डीएनएस एंड आरएनएस नहीं आते। इनकी एग्जाम्पल में ऐसा एनर्जी रिच कंपाउंड आ रहा है दैट इज़ एटीपी। आगे देखो, लाइन नंबर 4 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। इट इज़ सिंथेसाइज फ्रॉम एडीपी, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बाय कैप्चरिंग एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू ड्राइव एनर्जी डिमांडिंग रिएक्शन सच एज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैकेनिकल एनर्जी फॉर साइक्लोसिस। ये सारी बातें किसकी की जा रही हैं? ये सारी बातें एटीपी के बारे में की जा रही हैं कि ये प्लांट में एनर्जी ग्रैब करवाता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देन उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाता है। फिर आगे वो ये बता रहे हैं कि उनमें प्लांट्स में जो फूड एनर्जी फॉर्म्स है ना, कि लिपिड बनाना, कार्बोहाइड्रेट्स बनाना, प्रोटीन्स बनाना, ये सारे के सारी इसके थ्रू होता है, एटीपी के थ्रू होता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जा सकता है। ये एक एनर्जी करेंसी है। जैसे अगर मैं एक एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़ दूं, एक एटीपी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने पर मुझे कितनी एनर्जी हासिल होगी? दैट इज़ 713 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, इतनी, या 7.3 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी यील्ड हो सकती है। बुक ने एक और वैल्यू भी लिखी हुई है 31.81 kg। तो आइदर मुझे ये मिल सकती है, या एक हायर एनर्जी रिच कंपाउंड है तो 31.81 की कंटेंट भी मिल सकती है। तो ये मिल सकते हैं या ये फॉर्म में मिल सकती है एनर्जी। यूनिट्स की चेंजेस आ रही, वैल्यूज़ में हल्की फुल्की चेंजेस आती हैं। इट हैज़ दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ये वाली वैल्यूज देख लो या ये वाली वैल्यूज ले लो, एंड दिस इज़ ए वेरी हायर कंटेंट ऑफ एनर्जी। ये सारी की सारी एनर्जी हमें किससे मिल रही है? एटीपी को ब्रेक करने से। एटीपी टूटता है, ये तो टूटा, इसने एनर्जी दे दी, तो एटीपी टूट के खुद तो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडीपी। ये बड़ी सिंपल सी बात है। एटीपी की फुल फॉर्म देखें ना, तो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, इसकी बात हो रही है। फॉस्फोरस बॉन्डिंग की तोड़ने पे क्या है, हम लोग इसको कर रहे हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। नाम सी बात जाहिर हो रही है। यहाँ ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड था, यहाँ डाइफॉस्फेट बॉन्ड था, यानी जब मैंने इसको तोड़ा है तो मैंने लिबरेट आउट कर दिया एक फॉस्फोरस का ग्रुप, एक फॉस्फोरस कम कर रहा हूँ, तो ये ट्राइफॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है? डाइफॉस्फेट में। तो बात क्या हो रही है सारी की सारी कि जो मोनोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स में कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं सच एज एटीपी। एटीपी इज़ एन हाईली एनर्जी रिच कंपाउंड। एटीपी को अगर आप तोड़ोगे इट विल यील्ड आउट एनर्जी, और एटीपी जब टूटेगा तो एटीपी कन्वर्ट किस में हो जाएगा? एटीपी कन्वर्ट होगा इनटू एडीपी। एटीपी और एडीपी में क्या फ़र्क है? एटीपी इज़ ए ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड एंड एडीपी इज़ ए डाइफॉस्फेट बॉन्ड। तो ये ट्राई से डाई में चला जाएगा, और उस वक्त जब ये ट्राई से डाई में जाएगा तो ये रिलीज़ आउट कर देगा फॉस्फोरस। अब अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में यूनाइट हुए, ये तो मोनो है ना, सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। अगर दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में यूनाइट हुए हैं तो उसे हम लोग कहेंगे
डाई न्यूक्लियोटाइड, एक था तो मोनो, अब दो यूनाइट हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। ये सेकेंड क्लासिफिकेशन है किसकी, न्यूक्लिक एसिड्स की। अब जब दो न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड हुए हैं आपस में, जिससे हम लोग कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड, तो बुक्स में डाई न्यूक्लियोटाइड में फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन लिखा हुआ है, वन ऑफ द वेल नोन डाई न्यूक्लियोटाइड इज निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो एक वेल नोन एग्जाम्पल में आ रहा है NAD, जैसे इसकी एग्जाम्पल में ATP आया था ना, इसकी एग्जाम्पल में आ रहा है NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। इससे थर्ड वाले पैराग्राफ पे जाओ, डाई न्यूक्लियोटाइड का थर्ड पैराग्राफ लिखा हुआ है, NAD is a coenzyme which binds to enzymes and serve as, बड़ी important word, which serve as carrier। ये होते हैं carrier molecules। अब what are carrier molecules? Carrier molecules किससे कहा जाता है? Carrier molecules plants में ऐसे molecules होते हैं that are either responsible फॉर कैरिंग लाइट, एक चीज़ हो सकती है, जब वाटर स्प्लिट हो, फोटोसिंथेसिस में स्प्लिट होता है, आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए बस बता रहा हूँ कि कैरियर वर्ड इस्तेमाल क्यों किया गया है, तो समझना ज़रूरी है। तो दूसरी अहम चीज़ कि ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट कैरीज H+ आइंस व्हेनेवर वाटर स्प्लिट्स अप, ये इसका अहम फंक्शन हो सकता है। किसी भी सब्सटेंस को अगर कैरी करवाना होता है ना, तो ऐसे एलिमेंट्स यूटिलाइज होते हैं। और देखो ये एलिमेंट्स किसके बने हुए, ये एलिमेंट्स बने हुए न्यूक्लिक एसिड के। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, कोएंजाइम है। क्या चीज़ है ये, कोएंजाइम। अब आप लोग चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर चुके हो, चैप्टर नंबर 3 में कोएंजाइम्स का जिक्र आया था, याद है कोएंजाइम्स क्या थे? कोएंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स से, ऐसी क्लासिफिकेशन थी एंजाइम्स की दैट हैज़ कार्बन या ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स इनटू देम। अब ये भी एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, ये भी एक कोएंजाइमेटिक स्ट्रक्चर है, और ये बिहेव किस तरीके से कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज ए कैरियर। तो दो क्लासिफिकेशंस हो गई, एक में ये क्लासीफाई हुआ एज मोनोन्यूक्लियोटाइड, दूसरी क्लासिफिकेशन हो गई डाई न्यूक्लियोटाइड की। अब डाई न्यूक्लियोटाइड के बाद न्यूक्लिक एसिड किस में क्लासिफाई हो सकता है, मोनो हो गया, डाई हो गया। तो तीसरी जो क्लासिफिकेशन है वो कहलाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड हो गया, डाई न्यूक्लियोटाइड हो गया, और तीसरी क्लासिफिकेशन क्या होगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ना, इसमें आ रहे हैं हमारे वो दो बड़े अहम स्ट्रक्चर्स, दोज पर DNA एंड RNAs। इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा DNA एंड RNA। अब तक एक अधूरी बात जो कि मैंने अब तक एक्सप्लेन नहीं करी थी, वो है कि नाइट्रोजिनस बेसिस की 4 टाइप्स हैं, और मैंने नाइट्रोजिनस बेसिस की 5 टाइप्स पेश करी थी। तो अब वो DNA एंड RNA की एक्सप्लेनेशन के अंदर समझ में आ जाएगी बात। ये जो DNA और RNA है, इस DNA के और RNA की लोकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग में बताया गया था DNA पाया जाता है इनसाइड न्यूक्लियस, और RNA जो है उसकी 2 लोकेशंस थी, न्यूक्लियस में भी पाया जा रहा था और साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा था। अब अगर मैं इस एग्जाम्पल को DNA और RNA को, इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट कर दूं, अगर मैं इन दोनों के दरम्यान में डिफ्रेंशिएशन देखूं, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन DNA एंड RNA,
तो हालांकि कि दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, मगर इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस ज़रूर हैं, इन दोनों के दरमियान में वेरिएंस ज़रूर पाया जाता है। तो पहला डिफरेंस ये है दैट डीएनए इज डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीएनए जो है वो एक डीऑक्सी राइबोस शुगर है, काफ़ी दफ़ा इस बारे में बात हो गई अब। और आरएनए जो है, अब तक जवाब भी दे चुके होंगे कई बच्चे, वो राइबोस शुगर है। आरएनए राइबोस शुगर है और डीएनए जो है वो डीऑक्सी राइबोस शुगर है। इन दोनों की पेंटोस शुगर में फ़र्क है, इन दोनों की पेंटोस शुगर की प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क आएगा। देन डीएनए जो है, डीएनए इज ऑफ ओनली वन काइंड। डीएनए बस एक ही किस्म का होता है, डीएनए है। व्हेयरएज आरएनए इज ऑफ 3 टाइप्स। आरएनए 3 किस्म का होता है। कौन सी 3 टाइप्स होती हैं आरएनए की? आरएनए की 3 टाइप्स में एक टाइप कहलाती है mRNA, where M stands for मैसेंजर। ये इसकी फर्स्ट काइंड है, मैसेंजर आरएनए। सेकेंड जो काइंड है दैट इज rRNA, दैट स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल। दूसरी काइंड हो गई। तीसरी जो काइंड है दैट इज tRNA, स्टैंड्स फॉर ट्रांसफ़र। तो डीएनए तो बस एक ही किस्म का है, इसको डीएनए बोलते हैं। आरएनए जो है ना, आरएनएस की 3 मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें एक हो गया mRNA, एक हो गया rRNA, तीसरा हो गया tRNA। तो अब वो वाला पॉइंट याद करो जहाँ कहा गया था आरएनए मुख्तलिफ जगहों पर होता है। तो इन टाइप्स में से 2 ऐसी टाइप्स हैं, वो ये दोनों हैं, ये दोनों वो टाइप्स हैं जो कि यूजुअली पाई जाती हैं न्यूक्लियोलस में, और ये वो टाइप होती है tRNA दैट इज़ यूजुअली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तो तभी उन्होंने कहा था 2 जगहों पे पाया जा रहा है। देन ये एक बड़ा डिफरेंस है, डीएनए इज फाउंड ओनली इन न्यूक्लियस, लोकेशन का डिफरेंस। whereas RNA is found in nucleus as well as, ये न्यूक्लियस में ही पाया जा रहा है और ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जा रहा है। तो ये लोकेशन का डिफरेंस आ गया। आरएनए 2 जगह पाया जा रहा है और डीएनए सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में। देन अब वो बात मैं क्लेरिफाई करता हूँ कि मैंने 4 नाइट्रोजिनस बेसिस बोल के 5 क्यों लिखे थे। अगर हम लोग नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ डीएनए की बात करें, नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ डीएनए, तो डीएनए के नाइट्रोजिनस बेसिस ये हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एडेनिन, गुआनिन, ये दोनों क्या होते थे? प्यूरीन बेसिस। देन साइटोसिन एंड थायमिन, ये चारों बेसिस किसके पास मौजूद हैं? डीएनए के पास। Whereas अब अगर हम लोग नाइट्रोजिनस बेसिस देखें ऑफ आरएनए, नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ आरएनए,
तो आरएनए के नाइट्रोजीनस बेसिस में पहला बेस होगा एडेनिन, ग्वानिन, सेम आ गया, साइटोसिन सेम आ गया, बट यूरेसिल डिफर कर गया। ये किसके हैं? आरएनए के। तो एक न्यूक्लिक एसिड के पास, एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्म के पास 4 बेसेस ही होते हैं। देखो डीएनए के पास भी 4 हैं, 1 2 3 4, और आरएनए के पास भी कितने हैं? 4। और जाहिर है कि दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। डीएनए एक अलग एलिमेंट है, आरएनए एक अलग एलिमेंट है। एक वक्त में 4 नाइट्रोजीनस बेसिस से ज़्यादा प्रेजेंस नहीं हो सकती। एक वक्त में 4 नाइट्रोजीनस बेसिस ही मौजूद होते हैं। तो आई होप ये वाली बात समझ में आ गई कि क्यों मैंने बोला हुआ था 4, और आई कुड हैव इवन से 5 हैं, तो 5 टोटल 5 हैं, मगर एक वक्त में कितनों की प्रेजेंस होती है? सिर्फ और सिर्फ 4 में। और इन बेसिस में एक बड़ी स्पेशलिटी होती है। वो स्पेशलिटी क्या है? दैट एडेनिन बेस जो है वो हमेशा एडेनिन ऑलवेज बॉन्ड्स टू थायमिन। एडेनिन का हमेशा बॉन्ड किससे होता है? थायमिन में। बच कौन क्या? ग्वानिन ऑलवेज बॉन्ड्स टू साइटोसिन। जब भी ये बेसेस आपस में बॉन्ड करते हैं, अभी मैं शो करूँगा कहाँ बॉन्ड करेंगे, तो इनकी बॉन्डिंग में एडेनिन हमेशा थायमिन से बॉन्ड करता है और ग्वानिन हमेशा किससे करता है? साइटोसिन से। ये किसके केस में? डीएनए। अब जब आरएनए की बात आती है, इसकी बात आएगी, यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसके केस में एडेनिन जो है वो तो देखो थायमिन है, तो एडेनिन बॉन्ड्स टू यूरेसिल, whereas ग्वानिन जो है, ग्वानिन विल बॉन्ड टू सेम साइटोसिन। तो इस तरीके से बॉन्डिंग अकर होती है। एडेनिन इन केस ऑफ डीएनए, एडेनिन बॉन्ड्स टू थायमिन और ग्वानिन बॉन्ड्स टू साइटोसिन। आरएनए के केस में सेम हो रहा है, एडेनिन बॉन्ड्स टू, अब थायमिन की प्रेजेंस नहीं है तो एडेनिन बॉन्ड्स टू यूरेसिल। ग्वानिन बॉन्ड करेगा किसके साथ? साइटोसिन के साथ ही। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये जो मैं बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ ना, ये बॉन्डिंग वाली बात क्या है, कहाँ बॉन्ड करता है, कैसे बॉन्ड करता है, नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफ करूँगा। तो आई होप अब तक डीएनए और आरएनए के दरम्यान में डिफ्रेंशिएशन समझ में आ चुकी हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए शॉर्ट आंसर आता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें पूछते हैं हमेशा कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, क्लास ऑफ में नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।